डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, यानी टॉपिक वाइज जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे आपकी संघीय कार्यपालिका या फिर उसमें जुडिशरी होगा, फिर उसके बाद आपकी लेजिस्लेचर यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या मौलिक अधिकार, या जो आपके लोक प्रशासन से संबंधित है या पंचायत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और इसमें जिन प्रश्नों का अंकलन किया गया बेहद बेहद ऑथेंटिक प्रश्न है इसमें, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे अगर आप एस्टेट के एस्पिरेंट हैं या बीपीएससी के टीआरई के टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, तो भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर आप यूजीसी नेट के भी या एनटीए नेट की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यानी पॉलिटिकल साइंस का इसमें जो भी स्टूडेंट है उसके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जो हैं, जैसा कि बीपीएससी आपसे पूछता है या नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं कंसेप्ट लेवल पर, तो कंसेप्ट लेवल पर आधारित है। तो आज हम लोग जो टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं उसमें है आपका भारत की जो कार्यपालिका है, यानी जो एग्जीक्यूटिव है, उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि जो कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका, ठीक। इसमें जो भी प्रश्न होंगे आपके कार्यपालिका, जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब राज्य की कार्यपालिका, उससे भी प्रश्न शामिल हैं। यानी बेहद कम प्रश्नों में जो आपके राज्य की और केंद्र की जो कार्यपालिका है उसको इसमें टॉपिक जो है इसको शामिल किया गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनती है कि जरूर जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हो सके तो आप हो सके क्या ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ठीक, ताकि आपके साथ साथ हम लोगों का भी भला हो। अगर किसी साथी को लगता है कि उनके पास कंटेंट नहीं है, तो आप पेड पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका। ये कार्यपालिका से संबंधित प्रश्नों का आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ आरंभ होती है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तो प्रश्न पूछा जाता है, आम क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पे किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, लेकिन प्रश्न इससे उससे भी महत्वपूर्ण है कि आरंभ कहाँ होता है। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन देखिए, संसद के किसी भी सदन में या संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है या इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के तहत जो महाभियोग है वो सामना करना पड़ता है राष्ट्रपति को। फिलहाल अब तक किसी भारतीय राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग किए जाने वाले कुल मतों की संख्या इतना है, तो एकल अधिमतों के आधार पर किसी प्रत्याशी को कम से कम कुल कितने मत प्राप्त करना आवश्यक है? देखिए, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जब आप छत्तीसगढ़ का जो एक क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे और आरपीएससी का, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो प्रत्याशी कम से कम कुल कितने, तो कम से कम इसको देखिए, निश्चित कोटा, जो निश्चित कोटा है कम से कम उतना होना चाहिए, कम से कम 50%, ठीक। 50% से अधिक, आधे से अधिक कोटा उसको प्राप्त करना पड़ता है। तो देखिए उसका आधा है ये, ठीक। आधे से अधिक कम से कम 50% कोटा जरूर होना चाहिए। तो इसलिए बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कथन और कारण। कि राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। सही है कि राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, कथन सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। सही है, दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जाएगा? यानी जो नेशनल इमरजेंसी है, किस आधार पर नहीं लागू किया जा सकता, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 352 है,
आर्टिकल 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। उसमें 3 शब्दों को शामिल किया गया है। क्या? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक? आंतरिक उपद्रव, आंतरिक अशांति के पहले शामिल था, लेकिन जो आपका 44वां संविधान संशोधन है, 44th अमेंडमेंट जो है उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो डी इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त अपने अधिकारों का किसी राज्य के संबंध में प्रयोग करने पर क्या होगा? तो जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है तो क्या होगा कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद ले लेती है। ठीक? जब अनुच्छेद 356 जो होगा इसी को आप राज्यों में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तो इसके तहत जो राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के लिए सही है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन, हाँ, पहला देखिए कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, संसद के सदनों का आह्वान कर सकता है और संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। तीनों चारों काम राष्ट्रपति कर सकता है, तो पहला कथन सही होगा। ठीक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कथन और कारण। तो देखिए कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ये कथन आपका सत्य है। जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जो कि भाग लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन कारण क्या है कि शासन की संसदीय व्यवस्था में राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का प्रमुख है। बिल्कुल सही है। तो ए और आर सही है, लेकिन सही आर ए की व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी। दोनों अलग अलग कथन है, सही है, लेकिन जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि संविधान के अंतर्गत युद्ध और अशांति की घोषणा की शक्ति निहित है। संविधान के अंतर्गत युद्ध और शांति की घोषणा करना किसकी शक्ति है या किस संस्था में ये शक्ति निहित है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, संसद या राष्ट्रपति? तो युद्ध और शांति की घोषणा करने की जो शक्ति निहित है वो राष्ट्रपति में निहित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेयक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? कि विधायी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, ठीक, ये कर सकता है, ठीक, उसके पास ये शक्ति है। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक विशेषाधिकार है, तो ऑप्शन ए भी सही है। आपसे पूछा है, नहीं है। फिर बी ऑप्शन देखिए, विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए वापस करना, वित्त विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए वापस करना, ये उसके पास शक्ति नहीं है। जो वित्त विधेयक होता है, यानी जो बजट होता है, उसको वापस पुनर्विचार करने के लिए वो संसद को वापस नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए नहीं कर सकता है कि जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही प्रस्तुत किया जाता है। इस वजह से उसको वापस नहीं कर सकता। लोकसभा का विघटन कर सकता है, राज्यसभा का आह्वान भी कर सकता है। इसका जो राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा एक वार्षिक प्रतिवेदन है जिसके लिए राष्ट्रपति यह देखने के लिए बाध्य नहीं है कि वह संसद के समक्ष रखा जाए? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ये प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का रिपोर्ट भी राष्ट्रपति के समक्ष सौंपा जाता है और अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त का भी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रतिवेदन कोई जरूरी नहीं है, बाध्यता नहीं कि राष्ट्रपति किस को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते हैं? अभी मैं बता रहा था पहले क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं।
तो याद रखिएगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों लोग ही जो होते हैं भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हैं। जो भी लोग शामिल होंगे वो निर्वाचित होंगे। लेकिन जो विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि कई राज्यों में विधान परिषद शामिल, कई राज्य, अधिकतर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इस वजह से इनके सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो 11th का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि भारत का राष्ट्रपति लगभग उसी स्थिति में है जिसमें इंग्लैंड का राजा है या रानी। ठीक, और कारण देखिए, राष्ट्रपति अंततः मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। तो आपको इसमें से ऑप्शन बताना है। तो भारत का राष्ट्रपति लगभग उसी स्थिति में है जिसमें इंग्लैंड का राजा या रानी बिल्कुल नहीं। वंशानुगत है। भारत का जो राष्ट्रपति है ये क्या है, आपका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। वहाँ वो आपका जो राष्ट्रपति है गणराज्य का है, और सर्वोच्च, दोनों तो नामात्र की शक्ति हैं, लेकिन कुछ विशेष मामलों में दोनों अलग-अलग हैं, एक जैसे नहीं है। तो कथन जो ए है गलत है। राष्ट्रपति अंततः मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, कारण सही है। इस हिसाब से जो आपका होगा ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि राष्ट्रपति किसी भी प्रस्ताव को संसद के पुनः विचार के लिए भेज सकता है। क्या ये कथन सही है? अभी आप बताइए। अभी हम लोग देख रहे थे। किसी भी प्रस्ताव को संसद के पुनः विचार के लिए भेज सकता है। ये सही है कि राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव को संसद के पुनः विचार के लिए भेज सकता है। ठीक, ये सही है। राष्ट्रपति धन प्रस्ताव को संसद के पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता, ये आपका कथन सही है। धन प्रस्ताव को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ये पहले उल्लेख कर दिया। तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या आपकी सही नहीं है। इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए और सही तो है, किंतु आर की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें, अभी आपने देखा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। देखिए, एक ही टॉपिक से एक ही प्रश्न को 3 बार से आपसे पूछा गया। तो यही देखिए, प्रैक्टिस करने का यही फ़ायदा होता है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक को, उसी क्वेश्चन को कितनी बार से घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। इसका आपको प्रैक्टिस करने से ही आपको लाभ हो सकता है। इसलिए इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि रोज़ एक प्रैक्टिस सेट, एक मॉडल पेपर या एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य देखें। ज़रूर देखें। तो राष्ट्रपति के एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें कौन लोग शामिल होते हैं? तो संसद, विधानसभा, हुँ, देखिए इसमें ये ऑप्शन थोड़ा-सा मिस्टेक है कि संसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है। संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। संसद तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक? ये विधान परिषद शामिल नहीं होगा, विधानसभाओं के सभी सदस्य भी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि संसद में मनोनीत सदस्य होते हैं, तो मनोनीत सदस्य आपकी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और सभी सदस्य इसने कह दिया, तो बिल्कुल नहीं, उसमें भी आपके मनोनीत सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वो शामिल नहीं होंगे। जब तक उसके आगे निर्वाचित नहीं लिखा है, तब तक वो आपको उस क्वेश्चन को या ऑप्शन को गलत ही मानेंगे। तो देखिए, संसद तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन में बतौर निर्वाचक मंडल का कार्य करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर क्या स्थिति उत्पन्न होगी, ये आपको बताना है। तो भारत में वित्तीय आपातकाल जान लीजिए थोड़ा सा, अनुच्छेद 360 के तहत जो आपातकाल है आपका, 352, 356 और 360, ये तीनों पढ़ना चाहिए। आपातकाल, और खासकर जो आपका अनुच्छेद 358 और 359 है उसको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक, तो जो वित्तीय आपातकाल है वो कि राष्ट्रपति वित्तीय प्रति
उपलब्धि के लिए ऐसे निर्देश राज्यों को दे सकेगा जो आवश्यक समझे जाएं और कर्मचारियों के वेतनों में अस्थायी कमी की जा सकेगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए कि राज्य के गवर्नर द्वारा एक विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकता है और इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए, विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, कथन कथन सही है। विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है, ये कथन भी सही है। विधेयक पर वीटो कर सकता है, देखिए इस पे वीटो वो नहीं कर सकता है। ठीक। राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर को इससे सदन के को पुनर्विचार के लिए लौटा देने का निर्देश दे सकता है। तो पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा गलत होंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सही कथन बताना है। ये देखिए, पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति संघ की मंत्रिपरिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये कथन आपका सही है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने समस्त कार्यों का जो संचालन करेगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। ठीक। मंत्रिपरिषद के बिना कार्य ये संभव ही नहीं कि राष्ट्रपति अपना कार्य कर सके, तो पहला कथन सही है। सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी होता है, बिल्कुल गलत। अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है। ठीक। संघ की मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र देने पर भी कुछ समय के लिए कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, भी गलत है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में केवल गृह मंत्री ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आपात बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ये भी गलत है। ठीक। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर, नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन आपको बताना है। ठीक। संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाएंगे। सही है, जो अनुच्छेद 78 है इसी के लिए है। ठीक। राष्ट्रपति विधायक के लिए प्रस्तावों के संबंध में जानकारी मांग सकता है। ठीक, पहला दूसरा सही है। तीसरा, राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई विषय जिस पर मंत्री द्वारा विनिश्चय किया गया हो मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाना चाहिए, ये भी कथन सही है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि विशिष्ट जानकारी को प्रकाश में लाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करे और संदेश भेजे, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। वो प्रधानमंत्री को बुला सकता है, रिकॉल कर सकता है। ठीक। तो ऑप्शन चौथा गलत है। एक और दो तीन सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कथनों कारण से संबंधित है। देखिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के लिए किसी राज्य प्रस्ताव को रखना राज्यपाल की विवेक की शक्ति है, कथन सही है। कारण कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य प्रस्ताव को उसके पुनर्विचार के लिए रखा जाता है, अस्वीकार एवं वापस भेजा जा सकता है, ये कथन भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ये जो आर है एक ही सही व्याख्या नहीं है, ये अभी आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ई और आर सही है, किंतु आर एक की व्याख्या नहीं है। 20 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, और इसमें से आपको सही कथन बताना है। निम्न पहला कथन है कि विशिष्ट सूचना प्राप्त करने हेतु राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद को संबोधित करने एवं संदेश भेजने का अधिकार है। सही है। किसी भी ऐसे विषय को जिस पर कोई मंत्री निर्णय ले चुका हो उसे मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करने का निर्देश राष्ट्रपति दे सकते हैं, कथन दो भी सही है। राष्ट्रपति विधान से संबंधित प्रस्ताव पर जानकारी मांग सकते हैं, ठीक है। और चौथा कि मंत्रिपरिषद द्वारा संघ के प्रशासन संबंधित सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। ठीक, चारों ऑप्शन सही होंगे, तो डी राइट आंसर होगा, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है, इस संबंध में जोड़ा गया है। यानी
राष्ट्रपति उम, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति यानी आपातकाल तभी लागू किया जाएगा जब तक ऐसा करने के लिए मंत्रिपरिषद उसे लिखित रूप में न दे। ठीक? तो ये व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 44वां संविधान संशोधन के पश्चात ये व्यवस्था कर दिया गया कि राष्ट्रपति आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है उसके द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 22 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है? तो 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। कि अनुच्छेद 360 के दिन राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात घोषित किया गया है, तब उसकी उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकती है या परिवर्तित की जा सकती है। कथन सही है। 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। ठीक, तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक, ये बताना है। तो आपके दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मतों की संख्या वह होगी जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को लोकसभा के सदस्यों की संख्या में भाग देने पर आएगी। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाला निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होता है। बिल्कुल नहीं। ठीक, बल्कि राष्ट्रपति की व्यवस्था राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, न कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। तो दोनों कथन गलत हैं। तो डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के संबंध संवैधानिक उपबंधों के विश्लेषण के लिए भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद सुसंगत है? राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के संबंधों के बीच संवैधानिक उपबंध का विश्लेषण जो करना हो तो किस अनुच्छेद के तहत करना होगा, ये आपको बताना है। तो जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसमें उपबंध किए गए हैं, एक तो है आपका 71, 75 और 78। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इस चैनल के माध्यम से हम लोग पॉलिटिकल साइंस के जो बेहद महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, जो भी जिस तरीके से आपका पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कंटेंट चाहिए हम लोग अवेलेबल कराने का प्रयास करते हैं ताकि आपका अधिक से अधिक लाभ हो सके और आपके एग्जाम बेहतर मार्क्स आ सकें और आप सिलेक्शन ले सकें। ठीक, ज़्यादा कोई हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं कि हम बस बहुत बड़ा वो नहीं है कि बस आप कीजिए दिखावा कुछ नहीं है। जितना है हम लोग बेटर कंटेंट आपको देने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। चलिए, अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए, ठीक, तो आप उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और जो मॉडल पेपर है 5 ऑप्शंस वाले जो मॉडल पेपर है वो हम लोग आपको अवेलेबल कराएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। ठीक है, पहला कथन सही है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 6 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि से पहले संसद के दोनों संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जा सकता। बिल्कुल नहीं, 6 माह नहीं बल्कि 2 माह है वो। तो दूसरा
गलत है, पहला सही होगा। तो ऑप्शन ए केवल एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ठीक, कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 तब तक प्रवृत्त नहीं होता जब तक कि राष्ट्रपति आदेश निकाल कर यह विनिर्दिष्ट न करे कि कौन से अधिकार निलंबित किए जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको पहले कहा कि अनुच्छेद 358 और 359 जरूर पढ़ना चाहिए। तो अनुच्छेद 359 के तहत यह है कि जब आपातकाल लागू होगा तब वो राष्ट्रपति कहेगा कि कौन से अधिकार निलंबित किए जा रहे हैं, बतौर उसकी उद्घोषणा होगी। अनुच्छेद 359 में इसका प्रावधान है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब भारत के संविधान का अनुच्छेद 358 राज्य के विरुद्ध अनुच्छेद 19 द्वारा अधिरोपित निबंधनों को अस्तित्वहीन कर देता है। सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो सी राइट आंसर होगा, एक और दो दोनों। 27वां देखिए प्रश्न, इस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है। ये आपका जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, ये जो संघ की कार्यपालिका है, उसका बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 53। क्वेश्चन नंबर 28, एक कथन और कारण बताएं दिया है, आपको सही ऑप्शन इसमें से बताना है कि भारत के राष्ट्रपति राज्य के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, बात सही है, ये सही होगा। वे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सेनापति हैं, दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो व्याख्या है वो सही नहीं है, एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कथन और कारण ये भी तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक, अध्यक्ष नहीं, बतौर देखिए परमानेंट तो नहीं है। सभापति जब वो उसमें बैठते हैं तो उसके सभापति हो जाते हैं, पदेन सभापति। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, समझने की बात है। कई लोग इसको कहेंगे क्या अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या उसके सभापति, अध्यक्ष नहीं है। जब उस सभा पे वो आसीन होंगे तो उस सभापति स्वयं सभापति बन जाएंगे, लेकिन बाहर कोई और पद धारण होगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। वे राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ये हाँ, ये प्रश्न ये कथन सही है। जब तक वो राज्यसभा में रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता करेंगे, परमानेंट उसके अध्यक्ष नहीं है। जब बाहर रहेंगे तो उपराष्ट्रपति होंगे। तो इसलिए कथन ये गलत है और कथन आर सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा। ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं। सही है। राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन से संबंधित सूचना मांगने प्रधानमंत्री उन तक सूचना पहुंचाता है। ये कथन भी सही है। किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णित मामलों को मंत्रिपरिषद के प्रति विचाराधीन रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विचाराधीन कोई जरूरत नहीं है, वो कर भी स्वतंत्र है इस मामले में। तीसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न सही नहीं है। कौन से इसमें से कथन सही नहीं है भारतीय राष्ट्रपति के बारे में? वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री करता है। वह राज्य का अध्यक्ष है, सही है। मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर आपात स्थिति की घोषणा करता है, सही है। उसे क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए कि वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, कथन गलत है। आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कि राष्ट्रपति के पास प्रस्तावों से संबंधित निम्नलिखित शक्ति नहीं है। 32 को देखिए कि राष्ट्रपति के पास प्रस्तावों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सी शक्ति नहीं है।
वह प्रस्ताव को न तो वापस भेज सकता है, नहीं रख सकता है तथा न ही उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। ये पहला ही ऑप्शन गलत है। वापस भेज सकता है, रख भी सकता है और हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता है। तीनों उसके पास विशेषाधिकार हैं। ठीक, ऑप्शन ए ही गलत है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा में धन प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कौन? लोकसभा में जो धन विधेयक होता है कौन प्रस्तुत करता है? याद रखिएगा, वित्त मंत्री। ये बतौर व्यवहार में है, लेकिन कभी कभी प्रधानमंत्री भी किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आम ऐसा मतलब कि व्यवहार में वित्त मंत्री करता है। कभी कभी कई बार स्थितियां ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री स्वयं की। 34, कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए निम्न धारा द्वारा बाध्य है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए किस अनुच्छेद के तहत बाध्य है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अनुच्छेद जो 74 है उसके तहत, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। जो भी मंत्रिपरिषद सलाह देगी राष्ट्रपति को मानना ही होगा। अनुच्छेद 74 इसकी व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न निम्न में से राष्ट्रपति का एक अधिकार है। राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? वे आंशिक रूप से सलाह स्वीकार कर ले, ये उसका अधिकार है। ठीक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि राष्ट्रपति के कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कि वह लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह के बिना कार्य करे। ठीक, 36 का सी राइट आंसर होगा कि वो लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह के बिना कार्य करे, वह प्रधानमंत्री की सलाह के बिना कार्य करे, संभव नहीं है। वो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करे, ये भी संभव नहीं है। ये क्योंकि ये दोनों संवैधानिक प्रावधान है और संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी किस या किन किन आधारों पर राष्ट्रपति की जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है या जो महाभियोग है अनुच्छेद 61 के द्वारा मतलब किस आधार पर लगाया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 37 का राइट आंसर होगा केवल और केवल वो जब संविधान की अवहेलना करता है। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ये आपको कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताएं होनी चाहिए। कथन आपका सही है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो भी कैंडिडेट है तो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो भी योग्यता है उसे परिपूर्ण करनी चाहिए। सही है। कारण देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। यानी आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक, इसमें निर्वाचित सदस्य में इसमें कोई मतलब शर्त नहीं है, सभी सदस्य शामिल हो, क्योंकि इसमें जो आपके मनोनीत सदस्य होते हैं वो लोग भी भाग लेते हैं। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि भारत में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? भारत में उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा में प्रस्ताव को आरंभ करने के पश्चात लोकसभा की स्वीकृति के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, पहला कथन सही है। कारण क्या है? वह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता बिल्कुल नहीं। ये उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, न कि केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। तो कथन आर यानी कारण गलत है, कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी यानी ये सही है किंतु आर गलत है, तो सी राइट आंसर होगा।
43 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न पर विचार कीजिए। क्या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर राष्ट्रपति के कार्य करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर शेष बची अवधि के लिए राष्ट्रपति बन जाता है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा, उपराष्ट्रपति तब तक कार्य करेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाए, और ये तुरंत करना है, निर्वाचन आयोग को तुरंत किया जाता है। चलिए तीसरा, राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करते समय उसे राष्ट्रपति जैसे वेतन व भत्ते प्राप्त नहीं होते? बिल्कुल नहीं। जब वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो राष्ट्रपति के जैसे वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, केवल एक। 44 देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न सही नहीं है। उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, सही है। वह पुनः चुनाव लड़ सकता है, सही है। वह अपने कार्यकाल से पहले त्यागपत्र भी दे सकता है, ये कथन भी सही है। वह अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेजता है, बिल्कुल गलत है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजता है, तो डी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से एक कथन गलत है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है आपको। कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, सही है। वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, सही है। वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, गलत है। बल्कि क्या, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गलत कथन सी है। क्वेश्चन नंबर 46, कि भारत में प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक बाध्यता के अधीन है? देखिए, भारत में प्रधानमंत्री कौन सी संवैधानिक बाध्यता के अधीन है? तो प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह प्रशासन और विधि निर्माण संबंधित सभी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। ये संवैधानिक बाध्यता है उसकी राष्ट्रपति के प्रति। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली किसी सलाह का प्रश्न, यानी मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली किसी सलाह का प्रश्न किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा। ए राइट आंसर है, ए। 48 देखिए, कि आपातकाल की घोषणा से संबंधित संशोधन 1978 भारत के राष्ट्रपति से निम्नलिखित के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये जो 44वां संविधान संशोधन 1978 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, प्यारे साथियों, फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न से भारत में संसदीय व्यवस्था के कौन से मूल तत्व विद्यमान हैं? कौन कौन से मूल तत्व विद्यमान हैं भारत में संसदीय व्यवस्था के? नाममात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष, ठीक। दूसरे, सदन में उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता, बिल्कुल नहीं, ये संसदीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति यानी अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था का लक्षण है। मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्तियां, सही है। निम्न सदन की ओर कार्यपालिका का दायित्व, कथन सही है। तो इसमें सही आंसर होगा 1, 3, 4 यानी ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व अथवा जिम्मेदारी निरंतर रहती है, अप्रत्यक्ष रहती है, या निर्वाचनों के समक्ष होती है, या प्रत्यक्ष, अनवरत एवं सामूहिक होती है? लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का दायित्व प्रत्यक्ष, अनवरत एवं सामूहिक होती है। तो डी राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, इसमें फिलहाल पार्ट 1, इसमें हम लोग केवल आज 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट जो 50 एमसीक्यूज हैं हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप कम समय में ज़्यादा देख सकें।
और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट जो 100 एमसीक्यू 50 क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, जो कि संघीय कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न हैं। चलिए चलते-चलते फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।